करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह बिना समय गंवाए सबसे पहले 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद जो है ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। इसके अलावा पीएम मोदी ने अभी बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के बीच में आता है ये। आरबीआई ने बताया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का जो प्रभुत्व है यह समाप्त होने लगेगा। तमिलनाडु के नए डिप्टी सीएम बन गए हैं उदयनिधि स्टालिन, डीएमके पार्टी से हैं। और भारत सरकार ने अभी क्रूज मिशन का शुभारंभ किया है। इसको केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। विराट कोहली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया गया। और अजीत कुमार सक्सेना को दोस्तों RINL का CMD नियुक्त किया गया है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो में, जिनका आपने रिवीजन किया 1 मिनट में। इसकी क्विज आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो क्विज सेक्शन में जाकर एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर लीजिए। और फ्री वीडियो सेक्शन में भी जा सकते हैं फ्री वीडियोज के लिए। और फ्री पीडीएफ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की। डेली, वीकली, मंथली हर प्रकार की पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, ठीक है ना, ये मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ वीक इवेंट जो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक शुरू किया गया। अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है। एक तो नाम हो गया राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, एक वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो कहीं पर वन्य प्राणी सप्ताह है तो कंफ्यूज मत होना। इसका उद्देश्य यही है कि जो वन्य जीव हैं उनकी कैसे सुरक्षा की जाए, उनको संरक्षण कैसे प्रदान की जाए पूरे भारत में। इस बार की थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रो को एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रो को एग्जिस्टेंस। 1957 से ये शुरू हुआ है। शुरुआत तो 1955 में की गई थी, तब वन्यजीव दिवस के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद से फिर 1957 से इसे वन्य जीव या वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है ना, 1957। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यहीं पर ऐड कर लेना। ये मनाया जाता है साथियों 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 से सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो ये डायरेक्टर जनरल बन गई हैं टू आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल सर्विसेज में, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस में ये मेडिकल सर्विसेज में बनी हुई हैं पहली महिला महानिदेशक। नाम है इनका क्या? इनका नाम है दोस्तों आरती सरीन। आरती सरीन। साधना सक्सेना नायर का भी नाम आपको याद आ रहा होगा। ये भारतीय सेना की पहली चिकित्सा सेवा की ये महानिदेशक बनी थी भारतीय सेना में। ये सशस्त्र बलों में बने हुए हैं, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, दोनों का नाम याद रखना है, आरती सरीन का भी और साधना सक्सेना नायर का भी। ये सेना में बनी थी पहली महिला, ठीक है, चिकित्सा सेवा की महानिदेशक। चलिए, तो ये हैं दोस्तों आरती सरीन और ये वाइस एडमिरल के पद पर हैं। ये भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में काम कर चुकी हैं और इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में ये पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनी थी। अब कुछ और नियुक्तियां हुई हैं पिछले दिनों में, रिवीजन करेंगे। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, ये ISI का नया महानिदेशक बनाया गया है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का, पाकिस्तान में। अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक बनाया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का, B श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, संजीव रैना को ITBP का और
लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल्स का, दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अतिरिक्त प्रभार मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर यहाँ पर है इंडियन आर्मी में, और प्रदीप सिंह खरोला राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बनाए गए हैं। ये कुछ प्रमुख एजेंसियां और सशस्त्र बलों के महानिदेशक हैं। अगला, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को हराकर लगातार कौनसीवीं बार घरेलू टेस्ट सीरीज जीती है? भारत ने दोस्तों बांग्लादेश को अभी 2-0 से हरा दिया है टेस्ट सीरीज में, और दूसरा मैच जो है ये कानपुर में खेला गया था, अभी दूसरा मैच भी हरा दिया है बांग्लादेश को। ये भारत की लगातार भारत के अंदर 18वीं जीत थी। पिछले 18 सीरीज से भारत अजेय रहा है, भारत पर कोई और नहीं जीत पाया है भारत के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, भारत के अंदर 2012 के बाद से भारत ने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी हुई है, लेकिन भारत के बाहर हारे हुए हैं। तो लास्ट बार भारत के अंदर 2012 में इंग्लैंड से हारे थे टेस्ट सीरीज, उसके बाद से लगातार 18 टेस्ट सीरीज हो चुकी है भारत के अंतर्गत, और भारत अविजित रहा है, और 2-0 से अभी इसने क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश को भी। अच्छा, आर अश्विन इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, जो कि 11वीं बार चुने गए हैं। ठीक है, आर अश्विन। एक और रिकॉर्ड अभी बना है, रविंद्र जडेजा 300 विकेट पूरा किए हैं और 3000 रन पूरा किए हैं, तो उनके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। विराट कोहली से एक रिकॉर्ड बने, अभी आपको कल बताया था कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स अभी बन करके निकल करके सामने आए हैं इस टेस्ट सीरीज से, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक और जरूरी बात, देखो नवरात्रि स्पेशल ऑफर पर आपको संकल्प बैच और बाकी की जो भी हमारे बैच हैं और ई बुक्स हैं उन पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसके बाद से प्राइजेस बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं। देखो वैसे भी अपने प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कोई भी चाहे कोर्स हो चाहे कोई भी ई बुक हो, ज़्यादा प्राइस में वैसे भी नहीं रखता हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी डिस्काउंट है। जैसे संकल्प बैच आपको मात्र 399 में मिल रहा है, और ध्यान रखना ये आखिरी मौका है, इसके बाद जैसे ही ऑफर एंड होगा उसके बाद प्राइजेस और बढ़ने वाले हैं आपके। ठीक है, तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। अर्जुन बैच जिनको ज्वाइन करना है एनटीपीसी के लिए, ये भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस में चल रही हैं इसमें भी और संकल्प बैच में भी। ई बुक्स जितनी हैं आखिरी मौका है, 10 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। 20 की ई बुक आती है, 50% डिस्काउंट पर आप 10-10 रुपए में पा सकते हो। सितंबर महीने की ई बुक आ चुकी है ना, तो आपको लॉन्च होते ही 10 रुपए में मिल रही है, आप उसको ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, वन लाइनर है, 6 मंथ की है, साइंस की ई बुक है, स्टैटिक की ई बुक है, जो भी आपको लेना हो सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा। इस सब के लिए आपको कूपन कोड में यूज करना है दुर्गा, DURGA, दुर्गा कूपन कोड यूज करना है, और उसके बाद आपको ये डिस्काउंट वगैरह मिलेगा एमजेटी ऐप पर। चाहे वीडियो कोर्स में जाइए चाहे ई बुक में जाइए, जाकर के जो भी आपको सुटेबल लगे उसको लीजिए। व्हाट्सएप आइकन बना हुआ है जगह जगह पर, आप जाकर के बात कर सकते हैं कि और कंसल्ट कर सकते हैं कैसे क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना अंतरिक्ष यान भेजा है? तो दोस्तों स्पेस एक्स आया सामने, और अक्सर देखो स्पेस एक्स काफी मदद करता है, हेल्पफुल रहता है इन सब मामलों में। एलन मस्क जो है वैसे ही बदनाम है अपने मुंह की वजह से, बड़बोलेपन की वजह से, लेकिन बंदा काम बहुत नेक नेक करता है। जब कोई फंस जाता है, जब सबकी सोचने की सीमा बंद हो जाती है, वहां से भाई साहब की शुरू होती है। तो अभी क्या हुआ था ना, अभी जून में मैंने क्वेश्चन कवर कराया था, अगर आपको याद हो तो जून में मैंने आपको बताया था कि सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, ये दोनों जो हैं ये गए हुए थे अंतरिक्ष स्टेशन पर, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना अपना। ठीक है, 5 देशों ने मिलकर के लॉन्च किया था, 400 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा होता है, तो वहां पर ये दोनों गए थे एस्ट्रोनॉट, और ये गए थे बोइंग के स्टार लाइनर से। अगर आपको याद आ रहा हो तो बोइंग का जो स्टार लाइनर है ना, ये जाने से पहले 5 बार अपना मिशन, 5 से ज्यादा बार अपना मिशन जो है ये कैंसिल कर चुका था। मतलब लॉन्च होने को रहता, फिर कुछ ना कुछ कमी आ जाती, रुक जाता। तो ये एक प्रकार का समझ लो कि अमेरिकी भ्रष्टाचार था, कि इतनी बार उसमें फेलियर आ रहा था, फिर भी बार बार नासा जो है इसी को अपना प्रोजेक्ट दिए जा रहा था। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर खूब मजा उड़ाया था इनका, बोइंग वालों का, है ना, कि बार बार ये पा रहे हैं भैया। ये तो वही बात है कि नेपोटिज्म वाली टाइप की, कि बार बार ये फेल होता जा रहा है, लेकिन बार बार इसी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। और हुआ भी यही, फिर आगे चल करके टलते टलते आखिरकार ये लॉन्च कर दिए, लेकिन जब ये पहुंचने वाले थे तो पता चला रास्ते में ही इसमें लीकेज आ गई कहीं पर स्टार लाइनर में, और फिर जैसे तैसे कर करके ये पहुंचा तो दिया, लेकिन लौटने भर के इसमें क्षमता नहीं बची, और
उस लायक नहीं बचा कि ये दोबारा से वापस लेकर के इन लोग को आ पाए। इसलिए आनंद फानंद में इसको खाली ही बुलाना पड़ा और तब से ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो हैं ये अंतरिक्ष में ही फंसे थे। और अब जा करके स्पेस एक्स से फाइनली जा करके सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया, स्पेस एक्स ने जिम्मेदारी उठाई कि चलो ठीक है लाते हैं वापस इनको। बात समझ में आई? तो फरवरी 2025 तक स्पेस एक्स का जो ड्रैगन है वो लेकर आएगा इसे। लेकिन एलन मस्क भी बहुत चालू हैं, ऐसा तो है नहीं ये फ्री में जाएंगे लेकर के चले आएंगे। इन्होंने क्या किया, कहा कि रुको अभी क्रू 9 मिशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा सा रुको। मतलब ये बात बहुत पहले भी आ चुकी थी, चलो ठीक है मान गए थे स्पेसएक्स, ठीक है हम ले आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुको, क्रू 9 मिशन लॉन्च करते हैं इसके लिए वहां पर जाएंगे भाई तो खाली जाए चाहे तब भी उतना फ्यूल लगेगा, किसी को लेकर जाएंगे तब भी उतना फ्यूल लगेगा, तो रुको कुछ दिन, 2 और एस्ट्रोनॉट को लेकर जाते हैं, फिर वहां से 2 को लेकर वापस चले आएंगे। तो ये अभी नासा के निक हेग को और रॉसकॉस्मॉस को अलेक्जेंडर गोरबुनोव जो की हैं, रॉसकॉस्मॉस रसिया की स्पेस एजेंसी है उसके, इन दोनों को लेकर के अभी ये गया है और वहां से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर के वापस आएगा। कब तक आएगा? फरवरी 2025 तक। क्लियर आई बात समझ में? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये अमेरिका और रूस वाले ना धरती पर तो खूब लड़ते हैं और वहां के एस्ट्रोनॉट ऊपर जाकर अंतरिक्ष में साथ में जाना साथ में आना बहुत सारी चीजें करते हैं ना, तो ये सब हथियार बेचने के लिए ही होता है। कुल मिलाकर के धरती पर दिखाते हैं कि बस हम तो दुश्मन ही हैं कट्टर। चलो तो ये बोइंग के स्टार लाइनर से गए थे, ये बात ध्यान रखना, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन का यही है, बोइंग का स्टार लाइनर किससे गई थी, किससे गई थी? तो ये ब्लंडर हुआ बोइंग के स्टार लाइनर से। बोइंग एक कंपनी है, अमेरिकी रक्षा कंपनी है, स्पेस एजेंसी के रूप में भी अब काम करने लगी है, लेकिन अभी तक उतना सक्सेस नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? तो पूरी दुनिया में सबसे तेज 300 विकेट और 3000 रन कंप्लीट करने वाले ऑलराउंडर बन गए हैं रविंद्र जडेजा। मतलब बैट से बनाए 3000 रन और बॉलिंग से किए 300 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में। ऐसा कारनामा करने वाले रविंद्र जडेजा दूसरे सबसे तेज बन गए हैं क्योंकि इन्होंने अभी 73 पारियों में ये चीजें पूरा किया हुआ है और ये तीसरे भारतीय बन गए हैं ओवरऑल में, है ना। तो सबसे तेजी की मात्रा में मामले में ये दूसरे बने हुए हैं क्योंकि ये 73 टेस्ट में बनाए हैं और वहीं इयान बॉथम जो कि इंग्लैंड के थे वो 72 टेस्ट मैच में बनाए थे, लेकिन ओवरऑल में ये तीसरे भारतीय हैं, थर्ड इंडियन है क्योंकि इनसे पहले 2 इंडियन कपिल देव और रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों ने ये चीजें कर ली थी बहुत पहले ही। खालिद अहमद का ये 300वां विकेट अभी लिए, बांग्लादेश के खालिद अहमद का, और उसके बाद ये 300 का अपना आंकड़ा पूरा किए। ठीक है, तो इस जो सीरीज अभी रिसेंटली हुई इससे मैंने 3 रिकॉर्ड आपको बताए। एक तो बताया मैंने कि भारत लगातार 18वीं बार घरेलू सीरीज जीता है। दूसरा मैंने आपको बताया विराट कोहली के 27,000 रन बने और सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तीसरा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि रविंद्र जडेजा 3000 रन और 300 प्लस विकेट पाने वाले ये पहले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं, पूरे विश्व के तीसरे भारतीय बने हैं। तो ये 3 रिकॉर्ड आपको इस सीरीज से याद रखना है बस। अगला, उच्चतम न्यायालय ने यूएपीए प्रतिबंधों के लिए कितने दिनों का समय सीमा अनिवार्य किया? अब देखो सुप्रीम कोर्ट ना ये आ गया है सामने यूएपीए के मामले में। यूएपीए पर बहुत समय से सवाल उठते रहते थे। यूएपीए जो है ना ये बहुत खतरनाक एक्ट है भाई। अगर सरकार किसी से गुस्सा हो जाए ना, और जो कहते हैं ना कि जो गुस्सा हो जाए तो सबसे चरम सीमा पर आकर के क्या कर सकती है, यूएपीए अगर लगा दी लाइफ खराब हो जाएगी किसी की। चलिए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आया है सामने और इसने कहा है, अभी मैं समझाता हूँ आगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई 14 दिन जो है ना ये मैक्सिमम टाइम लिमिट होना चाहिए। अनिवार्य है कि आपको प्रूव करके ये बताना होगा कि यूएपीए जो है सैंक्शन क्यों लगा, कैसे लगा, और 14 दिन के अंदर अंदर ही ये सब कुछ क्लियर करना होगा, प्रूव करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि यूएपीए लगा दिए उसके बाद प्रूव होता रहे भैया, जब तक प्रूव ना हो तब तक वो यूएपीए की तरह बंद है। यूएपीए क्या है? यूएपीए एक्चुअली में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। आखिरी बार इसमें 2019 में संशोधन किया गया था। अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो उसके रोकथाम के लिए ये एक्टिविटीज लगाए जाते हैं। अब गैर कानूनी ये मतलब नहीं कि जा करके आप किसी का मतलब कुछ चुरा उड़ा लो तो ऐसे लग जाएगा, ऐसा नहीं। देश विरोधी कोई एक्टिविटीज होती है या कोई ऐसा गैर कानूनी जो हिंसा भड़काने वाला टाइप का कोई ऐसा बड़ा वाला कोई अगर कांड करता है ना, उस पर लगता है यूएपीए। और ये सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसके लिए
बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट वकील चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर किसी के अगर ऊपर लग जाता है ना तो जल्दी हटता नहीं है। तो यहाँ पर अब इसी को जल्दी हटाने के लिए मतलब कि कई कई बार तो ऐसा होता है, बहुत सारे मामले होते हैं कि किसी पर लग गया लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि यूएपीए की तक लगा है, सही है कि नहीं, और वो जेल में 4 साल 5 साल 7 साल से पड़ा हुआ है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें संज्ञान में ली हैं और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि लगाओ अगर तो फिर बताओ कारण भी। न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और संजय करोल की पीठ ने इस बात पर यहाँ पर पुष्टि की है कि देरी से कानून की प्रभावशीलता कम हो जाती है और आरोपी के अधिकारों का इससे उल्लंघन हो जाता है। अगला, किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने 4 दिवसीय भारतीय यात्रा की? तो अभी हाल ही में जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं ना, जमैका, ये रहा डी ऑप्शन, जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस ये 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए। अच्छा, जमैका जो है ना ये अफ्रीकी देश नहीं है। जमैका जो है ये अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कह सकते हैं। तो ये भारत में आए, अभी भारत की यात्रा किए, 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर हैं ये, और ये पीएम मोदी से मिलकर के वार्ता भी किए, द्विपक्षीय वार्ता हुई भारत और जमैका के बीच में, और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये भारत में रहे, यानी कि आज भी रहेंगे। जमैका उच्चायोग जो है भारत में, जमैका की जो एम्बेसी कह सकते हो है, कमिश्नरेट, तो उसके सामने जो रोड है ना उसका नाम भारत ने बदलकर जमैका मार्ग रखने का घोषणा किया है। ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट, इसको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछूंगा और आपको बताना होगा, जमैका मार्ग, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इस बार के ई बुक में एक और खास चीज की गई है, जो मैं लास्ट में आपका क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं ना, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो अक्सर आप देखते हो उसमें स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं या रिलेटेड जो बीच के क्वेश्चन होते हैं वो रहते हैं। तो आप लोग की डिमांड आ रही थी कि सर उसको ई बुक में भी ऐड करवाओ, तो वो भी लास्ट में एक चैप्टर बना करके ई बुक में, इस बार की सितंबर वाली ई बुक में ऐड करा दिया गया है। तो अब आपसे आप वो दोनों भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछे जाते थे उसको भी आप प्राप्त कर पाओगे लास्ट में, ठीक है। ई बुक आ चुकी है सितंबर की, आप जा करके ले सकते हो। जमैका देखते हैं, तो जमैका देखो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इसमें यहाँ पर एक छोटा सा देश है क्यूबा के पास में, पोर्टो रिको और ग्वाटेमाला निकारागुआ के पास में बीच में, ये है जमैका। इतना छोटा देश है, बहुत सा छोटा सा देश है ये जमैका, है ना। जमैका की राजधानी होती है किंगस्टन और यहाँ की करेंसी होती है जमैकन डॉलर। प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया ही कि एंड्रयू होलनेस। अगला, 28 फरवरी 2025 को 50वां सीजर पुरस्कार में मानद सीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फरवरी 2025 में आयोजित होगा 25वां सीजर पुरस्कार समारोह, फ्रांस में यह होता है। इसमें मानद सीजर अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी दोस्तों जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स ये हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इनकी मूवी आपने देखा ही होगा जरूर कभी न कभी। तो इनको अभी सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से, ठीक है ना, 50वें सीजर पुरस्कार समारोह में मानद सीजर पुरस्कार से। पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा 28 फरवरी 2025 को। अच्छा, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं भारत में, कमेंट करके जरा बताना, तो इंपॉर्टेंट दिवस है। प्रीटी वुमन, एरिक ब्रोकोविच जैसी फिल्मों में मशहूर ये एक्ट्रेस रही हैं, और फ्रेंच एकेडमी ऑफ सिनेमा आर्ट्स एंड टेक्निक्स द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बड़े जो अवार्ड समारोह हैं उसके नाम बता दे रहा हूँ। जैसे फ्रांस बात किया जाए तो आप कांस फिल्म फेस्टिवल याद रखना, इंग्लैंड की बात की जाए तो बाफ्टा पुरस्कार याद रखना, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड आर्ट्स अवार्ड। अगर अमेरिका की बात की जाए तो एकेडमी अवार्ड या जिसे ऑस्कर अवार्ड कहते हैं वो याद रखना, टीवी के लिए वहाँ एमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद भारत की बात की जाए तो भारत में आपका फिल्म फेयर हो गया, आईफा अवार्ड हो गया जो भी रिसेंटली दिया गया है। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में होता है ना, IFFI, वो, इसके अलावा दादा साहब फाल्के, फिर नेशनल फिल्म अवार्ड, ये सब भारत में दिया जाता है, ठीक है। अगला, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह समारोह जो है ये समापन हुआ। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पोषण माह जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होता है प्रत्येक वर्ष आयोजित, है ना। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह हर साल, ठीक है। तो इस बार जो 7वां संस्करण था इसका समापन हुआ। कहाँ पर हुआ समापन? तो समापन हुआ दोस्तों रांची झारखंड में। और शुरुआत कहाँ पर हुआ था? 1 तारीख को शुरुआत कहाँ पर हुआ था सितंबर में? तो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में, लेकिन समापन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो भारत की जो
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था और इन्होंने ही इसका समापन भी किया है। समापन 30 सितंबर को में किया, रांची झारखंड में। झारखंड के बारे में अगर बात करो तो झारखंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड राज्य, अच्छा झारखंड की जो रांची है ना राजधानी, ये राजधानी जो है ये कर्क रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा पर। आरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भारत का कौन सा वो राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर पड़ती है। तो कर्क रेखा आप जानते हो ऐसे निकलती है ना, गुरमाछ झाब मित्री करके, ठीक है, 8 राज्यों से। तो उसमें सभी राज्यों में जो 8 राज्य पड़ते हैं ना, उसमें किसी की राजधानी पर नहीं पड़ती है कर्क रेखा, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सीएम है। संतोष कुमार गंगवार जो है ये यहाँ के गवर्नर हैं। हजारीबाग, राजा तालाब, तोपचांची ये प्रमुख झीलें हैं। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर है और पलामू नेशनल पार्क, ये दोनों ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी है। संथाल, झूमर, पाइका, फगुआ, छाऊ, भजा, सरहुल ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, आज जो है लोक नृत्य पर ही क्लास होने वाली है संकल्प बैच में, तो उसमें जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सब कुछ कंटेंट तैयार है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसमें अंतर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा कोर्स में आज। जिले 24 है यहाँ पर, विधानसभा में 81 सीट, लोकसभा में यहाँ से 14 और राज्यसभा में यहाँ से 6 सीट जाती है। अगला, भारत ने फाइनल में किस टीम को हरा करके 2024 का SAFF अंडर 17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। तो सैफ का अंडर 17 मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट जो है चैंपियनशिप भारत जीत लिया है बांग्लादेश को हरा करके। बांग्लादेश को भारत ने हराया है 2-0 से, है ना, और एक बार फिर से सैफ का चैंपियन बना है, लेकिन ये अंडर 17 का पुरुषों का है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सैफ मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, बेसिकली 7 देश इसमें हिस्सा लेते हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना उसमें के, है ना। तो बांग्लादेश को इस बार हराया है। आयोजन कहाँ किया गया था, भूटान में थिम्पू में, भूटान में थिम्पू में 22 से 30 सितंबर तक। भारत के लिए मोहम्मद कैफ ने और मोहम्मद अरबाज ने 2 गोल किए थे और वही 2 हुआ था क्योंकि 2-0 से इनको हराए हैं, 2-0 से इनको हराए हैं। और भारतीय टीम के कप्तान कौन है, नगम गौ मैट। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और एक बार जाते थे मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि नवरात्रि ऑफर का आप फायदा उठाइए। इसके तहत MJT एजुकेशन के सभी कोर्सेज और सभी ई बुक्स पर भयंकर छूट है, आप जा करके उस पर खरीद सकते हो MJT ऐप पर। कूपन कोड में यूज करना है दुर्गा, DURGA। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली महिला देविका रानी। अच्छा, वुसु के इस खेल का मुख्य खेल है तो चाइना का मुख्य खेल है। आज आपको बताना है भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया था। अच्छा, कल इसको लेकर के थोड़ा सा एरर हो गया था, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है। कल मैंने गलती से 2015 बता दिया था, 2015 नहीं रहेगा, इनमें से कोई रहेगा ऑप्शन। आप कमेंट करके बताइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। भारत सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वयोश्रेष्ठ सम्मान कब शुरू किया, ये भी बताइएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिए। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।